बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टेक्योमेट्री के लेक्चर नंबर सेकेंड को डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमारा फोकस लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड होगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने स्टेक्योमेट्री की डेफिनीशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मोल और एवोगैड्रोस नंबर के कंसेप्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम मज़ीद इन कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ा के लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर लेंगे। एज़ पर आवर रूटीन एक्सपीरियंस हम सिलेबस देख लेते हैं कि आज के जो है लेक्चर में हम तीन चीज़ें कवर करने की कोशिश कर लेंगे: परसेंटेज कंपोजिशन, एक्सेस और लिमिटिंग रीजेंट या रिएक्टेंट, और परसेंटेज यील्ड। यील्ड क्या है और फिर परसेंटेज यील्ड को हम डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन को, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का बाय मास क्या परसेंटेज है, उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। मैथमेटिकली हम अगर परसेंटेज कंपोजिशन को जो है डिफाइन कर ले, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना मास है उसको हम डिवाइड कर लेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड को, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसा कि हम परसेंटेज मालूम करने के लिए करते हैं, यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है परसेंटेज कंपोजिशन आएगी। और ये लोअर क्लासेस में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने डिस्कस की है कि एक जो है कंपाउंड डिकम्पोज हुआ, टोटल कंपाउंड का मास 8.657 है। उसमें से जो डिकम्पोजिशन पे हमें हासिल हुआ 5.217 ग्राम कार्बन और 0.962 ग्राम हाइड्रोजन और 2.478 ऑक्सीजन। अब एक ऐसा कंपाउंड था जिसके अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थे, और यहाँ पे टोटल मास ऑफ कंपाउंड भी दिया हुआ है, और उससे हासिल होने वाले जो है एलिमेंट्स के मासेस भी हमें दिए गए हैं। तो इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है, हम एक फार्मूला यूज़ कर लेंगे मास ऑफ कार्बन के लिए, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए परसेंटेज बाय मास होगा। मास ऑफ कार्बन, जितना कार्बन उससे ऑब्टेन हुआ, और मास ऑफ कंपाउंड ये दिया गया था यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे तो हमारे पास 60.28 जो है परसेंट होगा कार्बन। फिर इसी तरह हाइड्रोजन का जो मास ऑब्टेन हुआ उससे उसको डिवाइड कर लेंगे हम मास ऑफ कंपाउंड से, फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा, और तीसरे केस में हम ऑक्सीजन का इसी तरह मालूम कर लेंगे। सो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड के 100 ग्राम्स में किसी ख़ास एलिमेंट का, यानी उस कंपाउंड में मौजूद किसी ख़ास एलिमेंट का कितना परसेंट है, और यहाँ पे हमने इस परसेंटेज को बाय मास हमने मालूम करने की कोशिश की। तो ये तो था परसेंटेज कंपोजिशन से मुतल्लिक। हम जो है परसेंटेज पर मोल भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो किसी भी कंपाउंड का 1 मोल लेंगे और उस मोल में हम देखेंगे कि उस 1 मोल में जो है किसी भी कंपाउंड के मोल्स की तादाद कितनी है, उसको हम कहेंगे परसेंटेज पर मोल। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने परसेंटेज बाय मास डिस्कस किया था, इसी तरह हम मास भी डिस्कस कर सकते हैं और मोल भी डिस्कस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक कागज़ को आप जलाते हैं तो असल में कागज़ और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। कुछ देर बाद वो रिएक्शन ख़त्म होता है। ऑक्सीजन की अमाउंट एयर में पहले भी एक्सेस में मौजूद थी, रिएक्शन के बाद भी एक्सेस में मौजूद रहती है, लेकिन कागज़ जल के रिएक्शन को स्टॉप करती है।
तो इसका मतलब ये है कि कागज़ की अमाउंट कम है और ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है। किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जिसकी अमाउंट कम हो और रिएक्शन को कंट्रोल करे उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। मसलन यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हम एक दफ़ा डेफिनेशन देखते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप दो मेथड्स के ज़रिए डिफ़ाइन कर सकते हैं। यू कैन डिफ़ाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन टू वेज। या आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन में उसकी अमाउंट ख़त्म हो और उसके ख़त्म होने से रिएक्शन रुक जाए, या दूसरे अंदाज में आप इस तरह उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट के कम मोल्स पैदा कर लें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाता है। जब हम 2 मोल्स हाइड्रोजन लेते हैं जो कि 4 ग्राम्स हाइड्रोजन के इक्वल होते हैं और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं जो कि 64 ग्राम के इक्वल होते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो अमाउंट में देखें कम है। हाइड्रोजन 4 ग्राम से जबकि दूसरा 64 ग्राम है। इसी तरह हमारे पास जो है हाइड्रोजन की अमाउंट कम है और इसी तरह हाइड्रोजन इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। अगर हम हाइड्रोजन को डबल करते हैं, मसलन हाइड्रोजन को हम डबल करके जो है 4 ग्राम्स करते हैं या उससे भी डबल करके 4 मोल्स करके 8 ग्राम करते हैं तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली 64 ग्राम्स, उसको भी डबल करनी होगी, तब भी हमारे पास जो है हाइड्रोजन ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो किसी भी रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो उस रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा तो दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट होगा। मसलन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ग्राम्स 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सिर्फ 4 ग्राम है जबकि इसके 32 ग्राम्स है। इसी तरह हाइड्रोजन कम है तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा है यानी जो अपोजिट है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुकाबले में जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो उसे हम रिएक्टेंट इन एक्सेस कहते हैं, या एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं, या सिंपली कहते हैं ये एक्सेस में है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो जो रिएक्शन में कम हो और प्रोडक्ट को कंट्रोल करे या प्रोडक्ट के कम मोल्स पैदा कर ले, और एक्सेस रिएक्टेंट वो जो कि प्रोडक्ट के ज़्यादा मोल्स पैदा करे। अब इस रिएक्शन में एक और चीज़ देखें डियर स्टूडेंट्स, ये देखें हाइड्रोजन के 2 मोल्स वाटर के 2 मोल्स पैदा करते हैं, यानी 1:1 है। इसके अगर हाइड्रोजन के 2 मोल्स है तो वाटर के 2 मोल्स बनते हैं, जबकि इसके मुकाबले में यहाँ पे ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का 1 मोल है, सामने मोल्स की तादाद देखें कोएफिशिएंट 1 है, 2 मोल्स पैदा करता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोडक्ट पैदा करता है और हाइड्रोजन कम प्रोडक्ट पैदा करता है। सो इसी तरह भी हम मोल्स को भी आपस में कंपेयर करके हमें अंदाज़ा होता है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा जो है रिएक्टेंट इन एक्सेस है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रिएक्शन में जो है बात हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस कौन सा है, लेकिन अक्सर बाज़ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं तो उनमें ये मालूम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमें पहले क्या करना होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेशंस के ज़रिए मालूम करना होता है, फिर ये आगे हमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हेल्प देता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमें किसी को सवाल में ये पूछा गया हो कि इस जो है केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो हमें कोई मास दिया होगा, फिर हम क्या कर लेंगे, उन सारे मासेस को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए हम कंपेयर कर लेंगे दोनों रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के साथ, और इसी तरह कंपैरिजन के ज़रिए हम मालूम कर लेंगे, यानी रिएक्टेंट के मोल दोनों, अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट हो तो दोनों के मोल्स को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे, और सो जो कम पैदा कर लेगा प्रोडक्ट के मोल्स वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा।
यहाँ पे एक जो है सॉल्ट एग्जांपल मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है एमोनिया की सिंथेसिस का। यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे एमोनिया की सिंथेसिस का। NH3 can be prepared by heating together two solids, ammonium chloride and calcium hydroxide। ये दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये और ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, CaCl2, NH3 और H2O हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड। पहले तो हमें ये मालूम करना होगा कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी ये दो रिएक्टेंट्स हैं NH4Cl और CaOH2। इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन सा है। पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करके हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सारे मासेस को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। रिएक्शन में हमारे पास 100 ग्राम NH4Cl था, हम उसके मोलर मास से उसको डिवाइड करके NH4Cl के मोल्स मालूम कर लेंगे। इसमें देखें 53.5 ग्राम थे, उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट किया, उसके मोलर मास से उसको डिवाइड किया। फिर हम मास ऑफ CaOH2 निकालेंगे, जो है हमें 100 ग्राम दिया है, उसी के मोलर मास से उसको डिवाइड करके दोनों के हमने मोल्स पैदा किए। तो इस रिएक्शन में हमारे पास एमोनियम क्लोराइड 1.87 ग्राम है, सॉरी 1.87 मोल्स है और कैल्शियम हाइड 1.3 जो है मोल्स है। अब हम कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट इस केस में एमोनिया है, तो दोनों रिएक्टेंट्स को हम एमोनिया के साथ कंपेयर कर लेंगे। NH4Cl बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके 2 मोल्स इसके 2 मोल्स पैदा कर लेंगे, इसके 1 मोल इसका 1 मोल पैदा कर लेगा और इसके 1.87 मोल इसके 1.87 मोल्स में जो है प्रोड्यूस कर लेगा। ये कंपैरिजन हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए की। सो डियर स्टूडेंट, दूसरे केस में हम दूसरे रिएक्टेंट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपने प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे। इसका 1 मोल इसके 2 मोल्स पैदा करता है, इसके 1.3 मोल्स इसके डबल पैदा कर लेंगे, यानी 1.35 के डबल पैदा कर लेंगे। सो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रोडक्ट के ज़्यादा मोल्स पैदा करता है, लिहाजा ये हमारा रिएक्टेंट इन एक्सेस है। और दूसरा हमारा जो ये NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड है, वो प्रोडक्ट्स के कम मोल्स पैदा करता है, तो वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस तरह हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करके फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है ये देखते हैं कि एमोनिया की जो प्रोडक्शन डिपेंड कर लेगी किस पे। एमोनिया की जो है प्रोडक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि ये एमोनियम क्लोराइड पे डिपेंड कर लेगी। तो हम एक्सेस को मालूम करने के लिए फिर एक कंपैरिजन कर लेंगे, NH4Cl और CaOH2 का आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके 1 मोल इसके हाफ मोल्स के साथ रिएक्ट कर लेगा और इसके 1.87 मोल्स इसके इतने मोल्स के साथ रिएक्ट कर लेगा। Hence the number of moles of Cal which completely react is जो कि इतना है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स जो है इतने 1.87 मोल्स NH4 के साथ रिएक्ट कर लेंगे और ये हमारे पास आएगा। तो हमारे पास यूज्ड इतने मोल्स हो गए और लेफ्ट बिहाइंड का उसने हमसे पूछा है, तो हम ये डिवाइड करके हम मालूम कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता ना हो, तो पहले हम आपस में कंपैरिजन करके लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करते हैं, फिर रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करके हम ये भी मालूम करते हैं कि कितना इस्तेमाल हुआ और कितना जो है बाकी बचा है। डियर स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिस्कशन के बाद अब हम थोड़ा सा यील्ड को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस में दिया गया है तो इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। यील्ड बेसिकली कहते हैं प्रोडक्ट को, यानी किसी भी प्रोसेस का जो
प्रोडक्ट हो उसको हम यील्ड कहते हैं। मसलन ये ज़रई पैदावार को भी यील्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में हमारे पास केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम यील्ड कहते हैं। एक होता है एक्चुअल यील्ड, वो जो प्रोसेस होता है केमिकल उसमें हम एक्चुअली हम हासिल करते हैं उस यील्ड को, यानी प्रोसेस को परफॉर्म करके हम यील्ड हासिल करते हैं। दूसरा होता है थ्योरेटिकल यील्ड, जो कि हिसाब किताब के ज़रिए, स्टेकियोमेट्री के ज़रिए हम मालूम करते हैं। हम कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन, while theoretical yield is the amount of product calculated from balanced chemical equation। यानी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है एक ख्याली दुनिया होती है, और ये मैक्सिमम यील्ड है जो कि किसी रिएक्शन के ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा मैक्सिमम होता है, क्योंकि हम न इसमें साइड रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, और इंसान है कोई चीज़ भी परफॉर्म करता है तो कोई चीज़ ज़ाया हो जाती है, कोई फिल्ट्रेशन के दौरान ज़ाया हो जाती है, कोई वेट करने के दौरान ज़ाया हो जाती है। एक्चुअल जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा यील्ड जो है मैक्सिमम नहीं आता, जबकि हम कैलकुलेशंस के ज़रिए करते हैं तो जो है हमारा जो यील्ड होता है मैक्सिमम होता है। और बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसान को जब परफॉर्म करता है तो इंसान के हाथों से, कुछ हाथों के साथ लगता है, कुछ कंटेनर के साथ, कुछ फिल्ट्रेशन के दौरान, कुछ जो है वेट करने के दौरान ज़ाया हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जो है एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से ज़्यादा होता है। और कोई प्रोसेस कितना एफिशिएंट है उसको हम मालूम करने के लिए हम जो है परसेंट यील्ड निकालते हैं, यानी एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास परसेंट यील्ड आता है, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में कन्वीनियंट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले हमने जो है एक दफ़ा समराइज़ करना होता है कि आज के लेक्चर में हमने परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस किया। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड के 100 ग्राम्स में पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या परसेंट है बाय मास। फिर यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस करने की कोशिश की। एक कंपाउंड था, उसका एक मास दिया गया था, फिर उसकी डिकम्पोजिशन से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑब्टेन हो गए। फिर इनके मासेस को जो है हमने कंपाउंड के मास से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ईच एलिमेंट का हमारे पास परसेंट आया। ये एग्जांपल आप देखोगे जो नोट्स में तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ये कोई मुश्किल नहीं है। फिर परसेंटेज पर मोल, जिस तरह परसेंटेज पर 100 होता है, एक मोल में भी चीज़ों का परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। उसको मालूम करने का फार्मूला ये सामने दिया गया है। उसके बाद हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएक्टेंट इन एक्सेस को डिटेल के साथ डिस्कस किया। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जिसकी अमाउंट कम हो, जो जल्दी कंज्यूम हो और जो प्रोडक्ट के कम मोल्स पैदा कर लें। इस एग्जांपल में हमने ये डिस्कस की कि यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वाटर पैदा कर रहा है, जबकि यहाँ पे 32 ग्राम्स ये इतना पैदा कर रहा है। तो वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के कम मोल्स पैदा कर ले उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने के मंदरज झेल स्टेप्स है। सबसे पहले जो मासेस दी गई है उनको मोलर मास से डिवाइड करके हम मोल्स मालूम करते हैं। फिर उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम ईच रिएक्टेंट को कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट के साथ, और जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पैदा करता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और एक एग्जांपल हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि NH4Cl CaOH के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एमोनिया बनता है और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो प्रोडक्ट एमोनिया है। तो पहले हम NH4Cl को कंपेयर करते हैं, बल्कि पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया के साथ कंपेयर करते हैं, फिर हम NH4Cl को कंपेयर करते हैं। तो पता चलता है कि एमोनियम जो है
हमारे पास जो लीस्ट अमाउंट में जो प्रोडक्ट पैदा करता है वो हमारे पास है एमोनियम क्लोराइड। फिर एक्सेस को मालूम करने के लिए हमने एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपस में कंपेयर किया। फिर ये डिफरेंस मेथड के ज़रिए जितनी अमाउंट इसकी लेफ्ट बिहाइंड होगी वो हमने मालूम करने की कोशिश की। और थर्ड टॉपिक जो हमने कवर करने की कोशिश की वो यील्ड से मुतल्लिक था। यील्ड कहते हैं प्रोडक्ट को, और किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को हम यील्ड कहते हैं। अगर हमने स्टेगियोमेट्री के ज़रिए, हिसाब किताब के ज़रिए यील्ड मालूम किया हुआ हो तो उस यील्ड को एक्चुअल यील्ड कहते हैं। जबकि हमने जो है जिस यील्ड को हमने एक्चुअली प्रोसेस परफॉर्म करके मालूम किया उसे एक्चुअल यील्ड कहते हैं, और जिसको हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए मालूम किया हुआ हो उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा मैक्सिमम होता है, और थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड से हम परसेंट यील्ड निकालते हैं जो कि हमारी एफिशिएंसी को जाहिर करता है। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की। मज़ीद वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हमने बहुत सिंपल तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की है।